श्रीरामचंद्र भगवान अद्वैत परमानंदात्मा यत्र ब्रह्मा भर्गोऽस्मै नमो नमः। ओम स्वामिदेव सवितुर्दुरितानि परास्मै भद्रं तन्मयास्मै। ओम शांति शांति शांति। ओम बराबर रूप में उपस्थित मेरी प्रिय आत्माओं, आज आप लोगों ने हमारे विचारों से ओतप्रोत हमारे उद्देश्यों को अभिव्यक्त करने वाले हमारे मिशन का जो मूल लक्ष्य है उस दिशा में संकेत करने वाले कार्यक्रम यहाँ पर देखे। सभी लोग ये मानते हैं कि अन्य विद्यालयों की जो सांस्कृतिक रूप में प्रस्तुति होती है उससे ये सारा कार्यक्रम बिल्कुल भिन्न है और इस भिन्नता के पीछे एक महान उद्देश्य छिपा हुआ है। आप लोग मेरे विचार से समझ गए होंगे। इस उत्तम प्रस्तुति के लिए मैं किसकी प्रशंसा करूं? आप लोग सभी जानते हैं यहाँ जितने ये काषाय वस्त्रधारी सन्यासी हैं सब मेरे ही अभिन्न अंग हैं और ब्रह्मृता तो बहुत छोटी सी थी, बहुत छोटी सी। अभी यहाँ एक बच्ची फराक पहनकर खड़ी थी तो मैं देख रहा था। हम कहा इतनी बड़ी थी जब मेरे पास आया करती थी। इसलिए उसकी प्रशंसा करना तो मैं अपनी प्रशंसा समझ लूंगा, इसलिए मैं क्या कहूं उसे। एक बात याद रखिए, किसी भी व्यक्ति, जाति, समाज और राष्ट्र को यदि ऊंचा उठाना हो तो उसके लिए 3 कार्य अनिवार्य हैं। एक तो मुख्य है उस राष्ट्र के युवकों में या आने वाली पीढ़ी में समुचित शिक्षा की व्यवस्था, ये पहली आवश्यकता है। लेकिन शिक्षा केवल बाबूगिरी के लिए न हो, शिक्षा के साथ 2 चीजें और भी अनिवार्य हैं। यदि शिक्षा के साथ श्रम की प्रवृत्ति नहीं है तो अशिक्षित व्यक्ति समाज में एक और बेकार व्यक्ति का स्थान बनाएगा। आप लोग जैसे आजकल देखते हैं कि बेकारों की लाइन आपको मिलेगी अर्थहीन शिक्षा के परिणाम स्वरूप। दुनिया की कोई भी सरकार अपने देश के सभी पढ़े लिखे नागरिकों को नौकरी नहीं दे सकती, कोई भी सरकार नहीं दे सकती। हमारे देश की तो बातें अलग।
कनाडा की सारी आबादी 24 मिलियन है, जिसका अर्थ होता है 2 करोड़ 40 लाख केवल। कनाडा की भूमि भारत से 5 गुना अधिक है क्षेत्रफल। कनाडा का क्षेत्रफल भारत से 5 गुना अधिक है और वहां की आबादी 2 करोड़ 40 लाख है, 24 मिलियन। लेकिन वहां पर भी 10% लोग, पिछले दिनों जब मैं वहां था तो मुझे बताया एक व्यक्ति ने वहां का ही कि 10% पढ़े लिखे लोग बेकार बैठे हैं और उनको घर बैठे सरकार को, क्योंकि वेलफेयर स्टेट है इसलिए कुछ न कुछ देना पड़ता है। तो मैंने उससे कहा कि जब तुम्हारे यहाँ ऐसी स्थिति में 10% बेकार लोग हैं तो तुम भारत की बेकारी की चर्चा करते हो, जहां 1 अरब 1 करोड़ की आबादी है, तुम्हारे से बहुत कम वहां क्षेत्रफल है और जहां पर अंग्रेजों के द्वारा प्रारंभ की गई शिक्षा प्रणाली आज भी उसी रूप से लागू हो रही है, जहां पर लड़के लड़कियों को समान शिक्षा दे करके केवल क्लर्क बनने की योग्यता प्रदान करने वाली ग्रेजुएशन की डिग्री दी जाती हो, वहां यदि बेकारी बढ़ रही तो इसमें आश्चर्य क्या है? तो शिक्षा के साथ श्रम के लिए कोई स्थान नहीं है। यदि शिक्षा के साथ श्रम का स्थान हो जाए, क्या आप समझते हैं कि बेकारी बढ़ सकती है? नहीं बढ़ेगी। श्रमिक बेकार नहीं रहता, याद रखिए। शिक्षित बेकार हो सकता है लेकिन श्रमिक बेकार नहीं होता कभी। और यदि शिक्षा और श्रम दोनों एक साथ मिल जाए तो फिर वहां तो बेकारी का स्थान ही नहीं रहेगा। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि स्वतंत्रता के पश्चात भी अर्थहीन शिक्षा का क्रम आज दिन तक चला आ रहा है। कारण क्या है जानते हो? कारण यह है कि आज भी उन पदों पर उन अंग्रेजों के मानसिक पुत्र बैठे हुए हैं जिनके हाथ में शिक्षा की बागडोर है। इसलिए एक बार दिल्ली में था, वहां पर एक विद्यासागर जी हैं, वो जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ एजुकेशन है इसका करिकुलम तैयार करते हैं। मैंने उससे पूछा, हम कहा भाई तुम करिकुलम तैयार करते समय ये सोचते हो कि किस बच्चे के लिए कर रहे हो? तुम तो डॉक्टरेट किए हो, पीएचडी हो, ये करिकुलम तुम पीएचडी के लिए तैयार करते हो या उन नन्हे बच्चों के लिए? बोले महाराज मैं जानता हूं ये सब गलत हो रहा है, लेकिन मैं क्या करूं? मैं तो केवल सरकार के निर्देश का पालन करता हूं। सरकार कहती है कि ऐसा करिकुलम बना दो, हम बना देते हैं। हमारे हाथ में यदि होता तो बच्चों की ये दुर्गति न होती कि यदि जितना वजन का बच्चा है उससे डबल वजन का उसके कंधे पर बस्ता होता है। मेरे कहने के प्राय और वो विद्या जो है वो अर्थहीन है, नौकरी के लिए और कोई दूसरा प्रयोजन नहीं है। और इतनी जनता को भला सोचिए नौकरी कौन सरकार दे सकती है? इसलिए शिक्षा के साथ श्रम का होना अति आवश्यक है। और श्रम कैसा हो? कलात्मक, गुणात्मक। यदि श्रम गुणात्मक नहीं है, कलात्मक नहीं है तो श्रम तो निरर्थक हो जाएगा, फिर शिक्षा को व्यर्थ कर देगा। एक शिक्षित व्यक्ति से कहो कि तुम श्रम करो, किस प्रकार का श्रम करें? कहा ईंटें उठाओ लेकर के चौथी सीढ़ी पर चले जाओ। यह श्रम उस शिक्षक के लिए नहीं है। क्यों नहीं है भाई? इसलिए कि यदि यही श्रम करना होता तो उसे शिक्षा की क्या जरूरत थी? इसके लिए शिक्षित होना जरूरी नहीं है। कलात्मक श्रम की आवश्यकता है। उसको ऐसी योग्यता आ जाए कि कुछ ऐसे यंत्रों का निर्माण करे जिससे यहां से पदार्थ रखे जाए, अपने आप वहां पहुंच जाए। ऐसी कला तो कर सकता है, कला का निर्माता हो। इसके लिए इंजीनियरिंग की जरूरत नहीं है, ये भी मैं आपको बताऊं। शिक्षा श्रम युक्त हो और श्रम गुण युक्त हो, कला युक्त हो। यदि शिक्षा के साथ गुण और श्रम इन दोनों का समन्वय नहीं है तो शिक्षा बिल्कुल बेकार है।
शिक्षा बल्कि बेकार पैदा करेगी, राष्ट्रभक्त नहीं पैदा करेगी, राष्ट्र का लुटेरा पैदा करेगी। याद रखो। वर्तमान में आप भी यही देख रहे हैं, मैं भी यही देख रहा हूं। पिछले दिनों जब आपके पंजाब में टेररिज्म था तो यहां से बहुत से बच्चे जो अनाथ हो गए थे, उनमें से 60 बच्चे हम अपने आश्रम ले गए। अब ये घटना सुना रहा हूं। 60 बच्चे ले गए। हमारे यहां आश्रम में विद्यालय 10वीं कक्षा था। हमने निश्चय किया इनको 10वीं पढ़ाएंगे, उसके बाद में इनको कुछ श्रम युक्त शिक्षा देंगे, 2 वर्ष की ट्रेनिंग, जिससे बच्चे अपने घर जाकर के काम करें। उसके लिए मैंने हरियाणा सरकार से अप्रोच किया कि आप हमारे लिए कोई हमें स्वीकृति दीजिए। मैं अपने प्रयत्न से यहाँ एक ट्रेनिंग सेंटर बनाना चाहता हूँ। 2 साल का कोर्स होगा, बच्चे अपने पांव पर खड़े हो जाएंगे, उनकी शिक्षा श्रमयुक्त हो जाएगी। उन्होंने कहा कि किस काम के लिए कर रहे हो? मैंने बताया। उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे बच्चे हमारे पास हैं, पीड़ित आए हुए हैं। वो कहता है, क्या बताऊं आपको, बुद्धिहीनता की सीमा। वो कहता है कि ये बच्चे पंजाब के हैं, आप पंजाब सरकार से कोशिश कीजिए, ये हरियाणा के नहीं है, इसलिए इनके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। क्या कहा जाए? कहीं है देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति का स्थान? कहीं नहीं है। पंजाब के अधिकारी से मैंने कहा, वो कहता आपका विद्यालय हरियाणा में है, इसलिए आप हरियाणा वालों से कहिए, मैं तो कुछ नहीं कर सकता। अब बताइए, यानी कहीं पर राष्ट्रीयता के लिए स्थान नहीं रहा। हमारे राजनेताओं ने इस देश को इतने भागों में विभाजित किया है जहां राष्ट्र के लिए स्थान ही नहीं है। आपको कोई बुलावे, आपका नाम लेकर के, तो आपका ये सारा अंग दौड़ करके जाता है। हाथ ये नहीं कहता कि तो पांव को बुलाया है, पांव ये नहीं कहता कि तो दिमाग को बुलाया है, दिमाग ये नहीं कहता कि हाथों को बुलाया है। यानी किसको बुलाया है? वो समग्र को बुलाता है, एक अंग को नहीं बुलाता। ये जितने हमारे यहाँ प्राण थे, अंग रूप से थे, लेकिन आज अंग नहीं रहे हैं। ये सब अपने आप को ऑटोनॉमस मानते हैं और जो उनकी रुचि हो रही वो कर रहे हैं। पूरे राष्ट्र के लिए चिंतन की प्रक्रिया ही धीरे धीरे समाप्त होती जा रही है। और जिस देश के नागरिकों में राष्ट्रीय भावना नहीं होगी, राष्ट्र के लिए चिंतन नहीं होगा, वो राष्ट्र के उत्थान के लिए योजना क्या बनाएंगे और काम क्या करेंगे? आप लोग स्वयं सोचिए। इसलिए मेरा निवेदन है, अभी गुजरात में जो दैवी प्रकोप, इसके लिए मनुष्य की कुछ नहीं चलती, दैवी प्रकोप, जिसमें वहां के मेरे शिष्यों ने मुझे फोन करके बताया कि गुरुजी यहां की स्थिति देखी नहीं जाती। 1 लाख आदमी तो मर गया, मलबे के नीचे बहुत सी लाशें सड़ रही जिनका पता नहीं, कोई गिन नहीं सकता। और जो जीवित बचे हैं उसमें से किसी का हाथ नहीं है, किसी का पांव नहीं है, किसी की आंखें नहीं है, किसी का दिमाग नहीं है, वो भी मरे के ही समान है। और जरा सोचिए, 50,000 बच्चे वहां पर इस समय अनाथ हो गए, जिनके न माँ है न बाप है, कोई नहीं है, जिनका न घर है न द्वार है, कुछ नहीं है। 50,000, 1-2 नहीं। और वहां पर इस समय एक दूसरा द्वंद्व शुरू हो गया है। दूसरा द्वंद्व, एक वर्ग है वो कहता बच्चे हमें दे दो। किस लिए दे दो? पढ़ाएगा, ईसाई बनाएगा उन्हें। एक वर्ग है वो कहता बच्चे हमें दे दो क्योंकि उनको मदरसे में ले जाएगा, पढ़ाएगा, इस्लाम की शिक्षा देगा। एक वर्ग है वो कहता है कि बच्चे हम भी ले सकते हैं लेकिन इतने नहीं। वो कौन सा वर्ग है? हम हिंदुओं का है कि 50,000 बच्चे तो हम पाल नहीं सकते।
ये स्थिति है, जबकि इस राष्ट्र में 85 करोड़ हम हैं, 85 करोड़, 1 अरब 1 करोड़ की आबादी में हमारी संख्या 85 करोड़ है। हमारे में यह शक्ति नहीं है कि हम अपने 50,000 बच्चों को ला करके उनको सुव्यवस्था दे करके सुशिक्षित करें। क्यों नहीं है जानते हो? इसलिए कि मरे तो हैं गुजरात के लोग, हमारा क्या जाता है। यही वृत्ति रही है इस देश की, जिसके नाते एक एक करके मुट्ठी भर अरब के लोग एक एक करके एक एक टुकड़े को जीतते हुए पूरे देश पर राज कर दिए। यही वृत्ति रही इस देश के लोगों की, जिसके ऊपर पूर्वी बंगाल में आए हुए अंग्रेज एक एक करके जीतते हुए पूरे देश पर शासन किया। आज वही वृत्ति फिर पनप रही है। राष्ट्रीय भावना का अभाव होता जा रहा है, राष्ट्रीय संस्कार समाप्त होते जा रहे हैं, जातिवाद, प्रांतवाद, भाषावाद, वर्गवाद, पता नहीं कितने प्रकार के बात के उछल खड़े हो रहे हैं और इस देश को पूर्ण रूप से नष्ट करने के लिए योजनाबद्ध काम कर रहे हैं। और इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश है, बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है। ये कोई सामान्य बात नहीं है। इस विषय में अधिक नहीं आपको कुछ बताऊंगा। पिछले दिनों जब मैं आया था तो यहाँ पर हमने वितरण किया था एक पत्र, उसमें मैंने कुछ बातें संकेत की थी। लेकिन हाँ, ये अवश्य कहूंगा कि यदि आप इस देश को पुनः अतीत के गौरव तक प्रतिष्ठित करना चाहते हैं तो इसको सही शिक्षा की दिशा में ले जाइए। श्रम युक्त गुणात्मक शिक्षा, शिक्षा के साथ श्रम और श्रम के साथ गुणात्मक स्थिति होनी चाहिए, कलात्मक स्थिति होनी चाहिए। यदि कला, शिक्षा और श्रम तीनों एक साथ नहीं है तो इस देश में इतने बेरोजगार पैदा होंगे जिन बेरोजगारों को आप संभाल नहीं सकते। और उनका काम क्या होगा? इस देश को लूटना, इस देश में अत्याचार करना, अनाचार करना, और जो कुछ करेंगे आप स्वयं देखेंगे। आप ये देखिए, अब एक नया कल्चर चला है भारत में, नया कल्चर। अभी तुम्हारे बच्चों ने छोटा सा नमूना पेश किया था, देखे ना? वो कौन सा डे मनाया है थोड़े दिन पहले? मेरे तो कहने भी नहीं आता, अंग्रेजी इतना पढ़ा हूं फिर भी। अरे होगा कुछ जान। उसके लिए आपको बता रहा हूं, पंजाब विश्वविद्यालय में उस दिन कम से कम 1000 सीआरपी और अपने पुलिस तैनात किए गए थे। क्यों भाई? इसलिए कि लड़कियां वहां वो डे मनाने के लिए इस प्रकार से उतावले थे कि उनको कंट्रोल करना मुश्किल था। आप जरा सोचिए, आज से 10 वर्ष पहले इस शब्द का नाम जानते थे आप? ये सब हमारे बच्चे जितने हैं सब यूनिवर्सिटियों में पढ़े हुए, पता ही नहीं था इसका। ये कहां से आयात हुआ है जानते हो? और किस लिए आयात हुआ है और किसके द्वारा आयात हुआ है? ये सब कॉन्वेंट स्कूलों की देन है, जहां आप अपने बच्चे भेज करके गौरव अनुभव करते हो कि हम अपने सर्वनाश का बीज बो रहे हैं। आप जरा सोचिए, क्या भारत के संस्कार उनमें आ सकते हैं? क्या समझते हैं आप? आपके बच्चे शिवरात्रि मनाएंगे, आपके बच्चे दशहरा मनाएंगे, आपके बच्चे होली मनाएंगे, या आपके बच्चे ये बनाएंगे? अभी आज के अखबार में पढ़ा ना कि एक बच्चे ने एक लड़की के सामने प्रस्ताव रख दिया कि तुम मेरे से प्यार करो, उसने इनकार कर दिया, उसके सामने वो आत्महत्या करके मर गए। सोचिए, ये ब्लैंक चेक जो कहते हैं क्या बोलते हैं, उससे फिर नहीं आता मेरे को, उसका ये परिणाम है। ये सब जो कुछ इस समय हो रहा है, ये मैं नहीं कहता केवल जनता का कसूर है, इसमें सरकार का हाथ है। सरकार इसके लिए बढ़ावा दे रही है। अन्यथा यदि सरकार इसके लिए प्रतिबंध लगा दे कि किसी भी विश्वविद्यालय में यदि कोई लड़का ऐसा करेगा
तो उसको विश्वविद्यालय से निष्कासित कर दिया जाएगा। आप देखिए कौन ऐसा करने का साहस करेगा। लेकिन नहीं, सरकार तो मौन होकर देख रही है कि इस देश का विनाश धीरे धीरे होता रहे, हमारी कुर्सी बची रहे। आज से नहीं, 52 वर्षों से ही हो रहा है। जिन लोगों के लिए हम लोगों ने अनेकों प्रकार के प्रयत्न करके धरती से उठा करके प्राइम मिनिस्टर कुर्सी पर बैठाया, उनकी ये गति है। क्या कहा जाए। इसलिए फिर कह रहा हूं आप लोगों को कि इस समय भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता, भारतीय धर्म, भारतीय जीवन पद्धति, आप ये न सोचिए कि सरकार बचाएगी इसे। आप ये न सोचिए कि दूसरा कोई इसकी रक्षा करने आएगा। यदि आपको इससे प्यार है तो आपको स्वयं इसके लिए प्रयत्नशील होना पड़ेगा। शिक्षा में परिवर्तन आपको स्वयं करना पड़ेगा। शिक्षित लोगों में परिवर्तन आपको स्वयं करना पड़ेगा। इसके लिए स्वयं आपको प्रयत्नशील होना पड़ेगा। मैं तो अपनी ओर से एक छोटा छोटा नमूना जिसे कहते हैं, मॉडल तैयार करके आपके सामने रख रहा हूं। लेकिन आप देखिए उसका परिणाम क्या होता है। एक बात और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि केवल शिक्षा ही नहीं, शिक्षा एक अंग है। जीवन के उत्थान में शिक्षा एक अंग है। जो संस्कार बच्चे अपने घर से लेते हैं, अपने माता पिता से लेते हैं, उस संस्कार का भी बहुत बड़ा महत्व होता है। आप ये न सोचिए कि शिक्षक ही हमारे बच्चों का उद्धार कर देगा। नहीं, आपका भी दायित्व बनता है। आप देखिए तो आपके बच्चे किस प्रकार की शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और किस प्रकार के संस्कारों से युक्त शिक्षालय में आप अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। ये आपको भी देखना पड़ेगा। उसके लिए आपको भी कुछ करना पड़ेगा। एक बात याद रखिए, यदि आप किसी एक बच्चे के बाप हैं तो आप इस राष्ट्र के बच्चे बहुत बड़े जिम्मेदार हैं। क्योंकि एक बच्चे का नालायक हो जाना राष्ट्र के एक अंग का नष्ट होना है। एक बच्चे का विकसित होना इस राष्ट्र के एक अंग का विकास होना है। इस राष्ट्र का प्रत्येक व्यक्ति इस राष्ट्र का एक अंग है। यदि आपके शरीर में कहीं भी बाल तोड़ हो जाए, बाल, छोटा सा बाल टूट जाए तो पूरे शरीर को दर्द होता है, केवल उस स्थान को दर्द नहीं होता। पीड़ा का अनुभव सारा शरीर करता है, दुखी सारा शरीर होता है, व्यथित सारा शरीर होता है। इसी रूप से यदि एक बच्चा नालायक हो जाएगा तो सारे राष्ट्र के लिए अनर्थकारी होगा, और एक यदि लायक निकल जाएगा तो सारे राष्ट्र के लिए मंगल कल्याणकारी होगा। इसलिए आपके ऊपर बहुत बड़ा दायित्व है। हर एक माँ बाप पर दायित्व है कि उनकी संतान जो है इस राष्ट्र की धरोहर है और उनकी जिम्मेदारी है उसको सही दिशा में ले जाना। एक केवल अध्यापकों के ऊपर मत छोड़िए। आप ये न सोचिए कि हमने अच्छे स्कूल में डाल दिया तो हमारी ड्यूटी समाप्त हो गई। नहीं, उसके साथ आपकी भी ड्यूटी है। कुछ प्रयत्न हमारा होगा, कुछ प्रयत्न आपका होगा, बच्चे का जीवन उज्जवल हो जाएगा। आप अपने बच्चे को श्रम करना भी सिखाइए ना। श्रम करना क्यों नहीं सिखाते? हम देखते हैं गांव में हमारे यहाँ बच्चे पढ़ते हैं, खूब पढ़ते हैं, अच्छे नंबर लेकर पढ़ते हैं, पीएचडी करते हैं, डीलिट करते हैं, आईएएस पीसीएस ऑफिसर बनते हैं। लेकिन वो घर पर जब आते हैं तो खेत में काम भी करते हैं। उनका जीवन श्रम से युक्त होता है। इसलिए यदि उनको नौकरी नहीं मिलती तो दुखी नहीं होते, रोते नहीं, दर धक्के नहीं खाते। उनके पास जमीन है, कहते हम खेती करेंगे, आराम से रहेंगे। यदि आपकी संतान के जीवन में आप श्रम के लिए भी संस्कार डालेंगे तो उनके लिए लाभदायक हो। कुछ पता नहीं चलता। आज आपके पास पैसा है लेकिन उनके भाग्य में क्या है तो आप नहीं जानते ना। हमने देखे हैं अमीरों के बड़े बड़े लड़के दरिद्र होते और दरिद्रों के लड़के करोड़पति बनते देखे। इसलिए याद रखो, आपकी भी जिम्मेदारी है अपने बच्चों में अच्छे संस्कार देने की। लेकिन आजकल दुर्भाग्य क्या है, हिंदू परिवारों में 1 या 2 बच्चे हो रहे हैं आजकल। अब वो बच्चा जो मांगेगा वो देना पड़ेगा, नहीं देते तो सोचते हैं वो कुछ कर लेगा, कुछ करने के डर से वो देते रहते हैं।
वो बच्चा दिनों दिन ऊपर चढ़ता रहता है, नीचे उतरना ही नहीं जानता। अकेला लड़का है, बांट के खाना तो सीखा नहीं उसने। जिसके घर में 4 लड़के हैं, कम से कम बांट के खाना तो जानते हैं, वो थोड़े में संतोष करना तो जानते हैं। एक बच्चा संतोष कहां से करेगा, उसका तो असंतोष ही बढ़ता रहेगा। अभी सुन नहीं रहे थे, इस बच्चे ने उपदेश क्या दिया कि तृष्णा ही संपूर्ण दुखों की जननी है और ये मनुष्य को ऐसे पाप में गर्त में ढकेल देती है जहां से बचना मुश्किल होता है। कहने का अभिप्राय तो जहां एक संतान है वहां तृष्णा का अंत नहीं हो सकता। यदि पहले से आपके घर में 2-4 संतानें हैं तो आपस में बांट कर खाने की उनकी वृत्ति बनेगी, एक दूसरे को संभालने की वृत्ति बनेगी, एक दूसरे को समझने की वृत्ति बनेगी, एक दूसरे के साथ रहने की वृत्ति बनेगी। हमारे यहाँ परिवार जो है ये समाज के साथ व्यवहार का ट्रेनिंग सेंटर रहा है। याद रखो, वैदिक विज्ञान में, वैदिक साहित्य में परिवार की योजना इस दृष्टि से बनाई गई थी कि समाज के साथ कैसे रहना है, अपने से अलग, अपने से भिन्न लोगों की सहायता कैसे करनी है। इसीलिए हमें याद है बच्चेपन में जब कोई खाने की चीज मिलता था तो कहते थे पहले अपने भैया को दे दो, फिर तुम्हारी बहन इसको दे दो, फिर ये तुम्हारा ये लगता है इसको दे दो, और देना होता था, बड़े शौक से देते थे और फिर कहते थे तुम खाओ। तो बांट कर खाने की जिसकी आदत नहीं है, आप क्या समझते हो वो देश के लिए बांट कर खाने की वृत्ति रखेगा? कभी नहीं। कुसंस्कार तो भ्रष्टाचार है। इसलिए आज हमारा समाज स्वयं इस देश के पतन का बीज बो रहा है। अभी किसी से पूछो, अरे क्या करें, एक लड़के की साल करते जिंदगी बीत जाए, संभाल क्यों करते हो? इसलिए कि लड़का जो चाहता है वो दे देते हो। उसकी मांग बढ़ती जा रही है, आप उसकी पूर्ति में व्यस्त हो। फिर आप सोचते हो यदि 4 लड़के होते तो इससे मांग की पूर्ति कैसे होती? लेकिन आपको ये ज्ञान नहीं है, आपने मनोविज्ञान नहीं पढ़ा कि यदि 4 लड़के होते तो लड़का इतना मांग करता ही नहीं कभी। याद रखो, आप सोचिए जो 4 भाई रहे हो, 3 भाई रहे हो, 5 भाई रहे हो, आप अपने बच्चेपन में कितना अपने माँ बाप से मांग करते थे, आपको पता होगा। इसलिए हमारे यहाँ जो पारिवारिक सिस्टम रहा है वो वरदान रहा है, उदारता के लिए, संस्कार के लिए, जनशक्ति के लिए और वो कल्याण के लिए। इसीलिए भारत में आज भी दूसरे के प्रति समर्पित होने की संस्कार है। पश्चिम में आपको संस्कार नहीं मिलेगा। मैंने तो करीब 27 वर्ष पश्चिम में बिताया है, यूरोप और अमेरिका के देशों में। मैं देखता हूं वहां पर यदि आपकी किसी की बहन आ जाती है और 2 दिन रहकर जाने लगती है तो बिल काट कर उसको पकड़ा देता है कि इतना तुम्हारे 2 दिन में खर्चा हुआ है। और की बात छोड़िए, यदि बाप आता है, माँ आती है, घर पर रहती है तो जाने लगती है तो उसको बिल काट कर पकड़ा देते हैं कि तुम्हारा इतना खर्च हुआ है। मेरे कहने का अभिप्राय कि वहां ये संस्कार नहीं है और धीरे धीरे वही संस्कार भारत में भी आने लगा है। स्वार्थ वृत्ति बढ़ती जा रही है, इंडिविजुअलिज्म बढ़ता जा रहा है, व्यक्तिवाद बढ़ता जा रहा है और व्यक्तिवाद के संस्कार पूंजीवाद में प्रवृत्त होते जा रहे हैं, समाजवाद नष्ट होता जा रहा है और विदेशी समाजवाद आयात करके राजनेता लोग भारत को समाजवाद का सीख दे रहे हैं। देखते नहीं आजकल भारत से समाज की शिक्षा पाने वाले देश आज भी इसकी गाथा गाते हैं और आज हमारे यहाँ सोशलिज्म विदेश से आता है, कम्युनिज्म विदेश से आ रहा है। क्या कहा जाए, डेमोक्रेसी आज विदेश से आयातित हमारे देश में लागू है। भारत की डेमोक्रेसी लागू नहीं है। भारत में बड़े बड़े गणतंत्र हैं, सामान्य गणतंत्र नहीं रहा है भारत में। भारत के राज्य का उदय ही गणतंत्र से शुरू हुआ है। जो इतिहास जानते हो उनको बुला लो मेरे सामने, मैं समझा दूं उनको प्राचीन काल में किस प्रकार से भारत में राज्य व्यवस्था रही है। ये पश्चिम की तरह नहीं रहा जो अत्याचारी बलचारी रहा है वही राजा बन गया है, ऐसा यहाँ कभी नहीं हुआ। इस देश में राज्य का संस्थापन ही गणतंत्र की दृष्टि से हुआ था भारत में, वहीं से राज संचालन की प्रक्रिया चली थी। बाद में राज वंशानुकूल हो गया था। लेकिन दुर्भाग्य है भारत के अतीत का जो कुछ है महत्वपूर्ण वो सब व्यर्थ है और पश्चिम से जो कुछ मंगाया जाए वो सब मूल्यवान है। यह प्रवृत्ति हमारी बनती जा रही है। भला आप सोचिए कि 2 बात ऐसी है
जिससे इस देश के विनाश का बीज बोया जा रहा है। दुनिया में केवल भारत एक ऐसा देश है जिसके पास इतनी बड़ी आबादी है, लेकिन वो अन्न के ऊपर अपने पांव पर खड़ा है। इतनी बड़ी आबादी वाला दुनिया में कोई देश नहीं है चाइना को छोड़कर, और चाइना आज तक अपने जनता के लिए अन्न नहीं पैदा कर सका। ये तो आप लोग जानते हो, नहीं कर सका। कम्युनिज्म होते हुए भी, एक छत्र राज होते हुए भी इतने वर्षों से, यानी 1948 से लेकर के अब तक एक पार्टी का शासन होते हुए भी चाइना अपने खाने के लिए अन्न पैदा नहीं कर सका। ये स्थिति है वहां की। और भारत के पास, यहां से आप शुरू करें चंडीगढ़ तक, यहां तो लाखों टन अन्न सड़ता हुआ दिखाई देगा, बोरों में भरा हुआ ऐसे खुले मैदान में। वो सरकार के भंडारण है सारे जो सड़ रहे हैं। मेरे कहने के प्राय कि यहां पर 1 अरब 1 करोड़ जनता रहती है, फिर भी अन्न सरप्लस है। यहां के श्रमिकों की ये श्रम की देन है, उनकी मेहनत का परिणाम है। लेकिन अब एक चाल चली है, अमेरिका ने अपने देश के किसानों को 50% सब्सिडी दिया। भारत सरकार जो 4% सब्सिडी प्रकारांतर से देती रही किसानों को, उसको विश्व बैंक के माध्यम से बंद करा दिया। विश्व बैंक ने दबाव डाला भारत सरकार पर कि यदि आप ये सब्सिडी नहीं बंद करोगे तो हम आपको कर्ज नहीं देंगे। तो विश्व बैंक से कर्ज लेने के लिए हमारी सरकार ने 4% और 50% सब्सिडी पाने वाला अमेरिका का जो किसान है वो यहां लाकर अपने वस्तुओं को सस्ते दाम पर बेचेगा। अभी मैं बनारस गया था कुछ दिन पहले, वहां लोग बता रहे थे कि स्वामी जी, अप्रैल में जब गेहूं कटा था तो यहाँ 7 रुपए किलो गेहूं बिका था, 700 रुपया कुंटल, और इस समय यहाँ पर 450 रुपया कुंटल कोई गेहूं देने के लिए तैयार नहीं है। मैंने पूछा इतना दाम क्यों गिर गया? आप लोग कहते हैं बाहर से माल आया। अब बोला बताइए, यानी हमारे जड़ को काटने का एक बहुत यानी योजनाबद्ध काम हो रहा है। यहाँ का किसान यदि अपने उत्पादन के अनुसार मूल्य नहीं पाएगा, किसानी छोड़ देगा। और अब वहां से पेटेंट आ रहे हैं बीज, और वो पेटेंट बीज जो है वो 1 साल आप बोएंगे, दोबारा आपको बोने का अधिकार नहीं है, बो ही नहीं सकते आप। बोएंगे भी तो होगा भी नहीं। हर साल आपको नया बीज खरीदना पड़ेगा। और यदि 1 साल बीज अमेरिका ने देना बंद कर दिया तब क्या करेंगे आप? किसी कारणवश ने कह दिया नहीं देते भी, तो आपकी सारी किसी सवाल। जब आप खाए बिना मरेंगे, जब आप पराधीन हो जाएंगे, तो जो कहेगा वो करने के लिए आप तैयार हो जाएंगे। वो कहेगा खड़े हो जाओ, खड़े हो जाएंगे, बैठ जाओ, बैठ जाओगे। यानी हमारी किसी को नष्ट करने की व्यवस्था योजनाबद्ध चल रही है। हमारे उद्योगों को नष्ट करने की व्यवस्था तो करी रही है। आप जानते हो विदेशी उद्योग आकर के, तो कृषि नष्ट हो जाएगी, उद्योग नष्ट हो जाएगा, एजुकेशन की ये दुर्गति हमारे यहाँ चल रही है, तो रह क्या जाएगा इस देश में बताओ तो? भूमि की रक्षा करोगे? भूमि की रक्षा करके क्या करोगे? गुलाम बनोगे, दास बनोगे, पराधीन होगे? जरा सोचिए तो। और ये सब कुछ कौन कर रहा है? आपके अनजाने में आपकी सरकारें। इसलिए मैं आप लोगों को सचेत कर रहा हूं, ये शिक्षा ही नहीं, हर एक क्षेत्र में इस समय इस देश के विनाश का बीज बोया जा रहा है। अभी तक सरकारी स्कूलों में 6वीं से अंग्रेजी पढ़ाई जाती थी, अब हमारी सारी सरकारों ने घोषणा कर दी कि पहली कक्षा से अंग्रेजी पढ़ेंगे बच्चे। कोई भाषा बुरी नहीं होती, हम भी इंग्लिश मीडियम यहाँ स्कूल खुले हैं, आप लोग जानते हो। हमारे यहाँ बच्चे अभी इंग्लिश में ही आपको बता रहे थे बहुत चीजें। मैं स्वयं विदेशों में इंग्लिश में ही प्रचार करता हूँ, मैंने स्वयं इंग्लिश का अध्ययन किया है। भाषा बुरी नहीं है, लेकिन कुसंस्कार बुरे होते हैं। और कुसंस्कार कहां से आएंगे? इसी ढंग से आएंगे। इसलिए बड़ी सावधानी के साथ अपने राष्ट्र को समुन्नत करने के लिए, अपने राष्ट्र की सुरक्षा करने के लिए, अपने राष्ट्र के उत्थान के लिए आप लोग सजग होकर काम रहे।
जिससे विदेशियों की चाहे और सरकार के इस दुर्भाग्यपूर्ण व्यवहार से इस देश को आप बचा सकें। ये छोटे छोटे बातों में अपने आप को बांधे नहीं। भारत एक है, अनेक नहीं है। यहाँ हमारी भाषाएं भिन्न भिन्न हो सकती हैं, लेकिन भाषाओं का उद्गम स्थान एक है। जैसे हमारे शिक्षक की आत्मा एक है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस सत्य का मैंने साक्षात्कार किया है, इसलिए मैं दावे के साथ आप लोगों से कहता हूं कि सभी शरीरों में रहने वाला चेतन एक है। आप भी उसका अनुभव कर सकते हैं। थोड़ा सा अभ्यास करें, साधना करें, आपको भी बोध होगा उसका। इसी प्रकार से हम सबकी भाषा अलग हो सकती है, खान पान के तरीके अलग हो सकते हैं, हमारे पहनावे अलग हो सकते हैं, लेकिन पूरे भारत की आत्मा एक है। मैं पूरे भारत में, इससे पहले विदेश में तो बाद में मैं 27 वर्ष बिताया, उससे पहले 20 वर्ष में पूरे भारत में घूमता रहा हूं और देखा है, अनुभव किया है। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं कि इस भारत की महत्ता को सुरक्षित रखने के लिए, अपने अतीत की उपलब्धियों को पुनः प्रतिष्ठित करने के लिए आप लोग सजग हो। एक बहुत बड़ा इतिहासकार हुआ इंग्लैंड का, उसका नाम था सोले। वो इतिहास के विषय में जब अपने विद्यार्थियों को पढ़ाता है तो उसमें कहता है कि मैं तुम्हें अतीत का इतिहास इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूं कि तुम उन मुर्दों को उखाड़ो या मरी हुई बातों को याद रखो। मैं अतीत का इतिहास तुम्हारे भविष्य के निर्माण के लिए पढ़ा रहा हूं, जिससे तुम सीखो कि अतीत में कौन कौन सी ऐसी भूलें हुई थी जिसके नाते हमारी दुर्गति हुई, और कौन कौन से ऐसे गुण हमारे में थे जिसके नाते हम विश्व गुरु कहलाए। मेरी भी यही प्रेरणा है, मेरी भी यही प्रार्थना है आप लोगों से। आखिर विश्व गुरु के स्थान पर प्रतिष्ठित है भारतवर्ष गुलाम कैसे बन गया? विश्व में जिसके तलवार की धार चमका करती थी, विश्व के लोग जिससे भयभीत होते थे, जिसकी तलवार का नाम सुनकर के, पारसियों में कहावत थी और हिंदू के तलवार से भी तीखी होती है, यानी हिंदुओं की इतनी तीखी मानी जाती थी। वहां एक कहावत प्रचलित थी, वो देश जिसमें आप पढ़िए, महाभारत पढ़िए, रामायण, अन्य अपने इतिहास के ग्रंथ पढ़िए, अभी अवशेष मिले हैं, आपको जानकर आश्चर्य होगा। अभी अवशेष मिले हैं ईरान में चंद्रगुप्त सम्राट के जमाने के, और उससे सिद्ध होता है कि चंद्रगुप्त सम्राट का राज्य ईरान तक फैला हुआ था, जिन्होंने विक्रमी संवत चलाया है, जिसको हम विक्रमी संवत के नाम से जानते हैं, चंद्रगुप्त सम्राट विक्रमादित्य। अभी अवशेष मिले हैं। कुछ दिन पहले अखबार वालों ने मेरे कहानी के पढ़ा है कि जो जाति विश्व पर शासन करने की क्षमता रखती थी, आखिर वो गुलाम कैसे बन गई? एक दो दिन नहीं, 900 वर्ष तक स्वतंत्रता की बेड़ी में क्यों जकड़ी रही? कौन सी ऐसी भूल की थी उसने कि अपने इतिहास से आप सीखने के लिए तैयार हैं? वो कौन से गुण थे जब विश्व विजयी पताका आपके हाथ में थी? कौन से दुर्गुण आए जिसके नाते आप गुलाम बन गए? ये कौन बताएगा आपको? आपका इतिहास बताएगा। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा था कि आप लोग अपने अतीत के पन्नों को उलटिए और देखिए, जिन भूलों से, जिन गलतियों से आप परतंत्र हुए थे, उनको दोहराइए मत। यही विभाजन का गुण था। छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ भारत मुट्ठी भर लोगों ने अपने अधीन कर लिया। विशाल भारत को बारी बारी से एक को जीतता हुआ। मैंने बच्चेपन में कहानी पढ़ी, मेरे बड़े भाई हमें कहानियां सुनाया करते थे, तो एक दिन उन्होंने कहानी सुनाई कि एक दिन एक किसान बैठा हुआ था अपने खेत के किनारे, 4 व्यक्ति जा रहे थे। उन्होंने उसके खेत से गन्ना तोड़ा बिना पूछे, लेकर जब जाने लगे तो बाहर निकला तो उसने पूछा कि भाई आप लोग ये पूछ लेते, हम ही बैठे थे, गन्ने लेना था, हमसे कह देते, हम आपको काट कर दे देते, आपने क्या किया? तो वो 4 थे, वो था अकेले, वो ऐंठ कर बोले, फिर ले लिया गन्ना, चूसने की चीज थी, तो तुम्हें क्यों बुरा लग रहा? उसने कहा कोई बात नहीं। और उसने कहा कि ये लोग दया के पात्र, इनके साथ निपटना चाहिए। वो आ गया नजदीक, कहा भाई आप कौन है? कहा मैं पंडित जी हूँ। अच्छा, आप तो मेरे पूज्य हैं,
आप कौन है? पता कि मैं राजपूत हूँ। आप भी मेरे बंधनीय हैं, आप तो देश के रक्षक हैं। कहा आप कौन है? तीसरे ने बताया मैं वैश्य हूँ। कहा ठीक है, आपसे भी हमारा काम चलता रहता है। तो सच पूछा आप कौन हो? कहा मैं शूद्र हूँ। अरे कहा मूर्ख, ये तो पंडित थे, हमारे पूज्य थे, ये राजपूत हैं, हमारे रक्षक हैं, ये वैश्य है, हमें लेना देना आता है, तू किस कारण से हमारा गन्ना तोड़ा? ऐसा कहकर उसको एक लाठी मारा, वो नीचे गिर गई, उसे बांध दिया। उन तीनों ने सोचा चला अच्छा हुआ, बड़ा अच्छा हुआ, ठीक किया इसे मारा। उसको मारा तो उसने कहा कि कहो सेठ जी, कभी आप उधार दिए हो मुझे, या कभी मुफ्त में दिया है कुछ? कहा नहीं दिया। कहे पंडित जी तो पूजा कराते हैं, तो छत्री हमारा रक्षा करता है, तू हमारा क्या करता है? उसको भी एक डंडा मारा, उसको भी बांध करके ढकेल दिया। अब जब दो चले गए तो देखा कि अभी दो बचे हैं, तब उसने कहा ठाकुर साहब अब आप बताइए, ये तो पंडित जी हैं, इनको तो हम वैसे ही दान दक्षिणा में देते रहते हैं, कुछ आप कुछ नाते हमारे गन्ने तोड़े। वो चुप रहा, तो देखा दो तो गिर गए हैं, दो को बांध दिया इसने, तीसरा मैं हूँ। पंडित सोचता है ठीक है, तो हमें तो पूजा करेगा बेचारा, तो उसने उसे भी एक लपड़ मारा, लाठी मारा, उसको भी गिरा दिया बांध कर। फिर पंडित से पूछा क्यों पंडित आप बता, अब तेरी बारी है। इस ढंग से उन चारों को अकेले व्यक्ति ने मारा, और चारों कुछ नहीं कर सके। जब एक को मारता रहा तो दूसरे ने कहा बहुत अच्छा हुआ इसको मारा। क्या समझे आप? भेद डाल करके यदि आप कितने संख्या में क्यों न हो, आपको नष्ट करने में कोई देर नहीं लगेगी। और यदि आप अभेद रूप में रहेंगे तो क्या किसी की हिम्मत पड़ेगी आपकी तरफ देखने का? नहीं। ये शिक्षा बड़े बूढ़े देते रहे। इसलिए मैं आप लोगों से कह रहा था कि उस नाश्तों पर मत चलिए जिससे देश बर्बाद हुआ था। ये सारे राजनेता इस समय आपको उसी रास्ते पर ले जा रहे हैं, अनेक नामों से बहलाते हुए। इनसे सावधान रहे, विदेशी शत्रुओं से आप सावधान रहे, देश को बचा सके। लेकिन इन स्वदेशी शत्रुओं से सावधान रहना बड़ा मुश्किल है, तो इनको आप अपना मानते हैं, इसलिए इनसे बचकर रहिए। और परिणाम जो कुछ हो रहा है इस समय वो बहुत दुखद है। आप लोग सब बातों नहीं जानते, इसलिए क्योंकि मेरा तो एक बहुत बड़े संस्था से संबंध है, अखिल भारतीय संत समिति का। मैं इस समय संचालक हूँ, इसलिए देश के कोने में जहाँ जो कुछ हो रहा है घटना, वो मेरे पास उसकी सूचना मिलती रहती है। हजारों महात्मा हमारे घूम रहे हैं पूरे भारत में, देश की स्थिति का जायजा ले रहे हैं और इसके विषय में सजग कर रहे हैं। इसलिए इस समय देश के विनाश के लिए जो कुछ किया जा रहा है आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन आप लोगों को मैं सावधान इसलिए कर रहा हूं कि आप इस देश की रक्षा के लिए, इस देश के गौरव को सुरक्षित रखने के लिए, इस देश की स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने के लिए, अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए सावधान रहिए। और सबसे पहले शिक्षा के क्षेत्र पर आप ध्यान दीजिए। अपने बच्चों को, एक तो आप लोग ये फैमिली प्लानिंग का रोग छोड़िए, ये सारे भारत के लोगों के लिए नहीं है, केवल आपके लिए है। ये तो आप जानते हो ना, यहां पर डेमोक्रेसी में शक्ति नहीं गिनी जाती, हाथ गिना जाता है, बुद्धि नहीं गिनी जाती, सर गिना जाता है। और यदि आपसे ज्यादा कहीं सर हो गए, चाहे वो मरते हुए क्यों न हो, देखा होगा ना, एक मृत्यु के मुंह में जाने वाले व्यक्ति को भी उठाकर ले आते हैं, उससे भी वोट डलवा देते हैं, देखते रहिए। इसलिए कितनी ताकत है उन हाथों में, इसकी कोई चिंता नहीं है। हाथ कितने हैं गिन लिए जाएंगे, और जिसके हाथ अधिक होंगे, चाहे आप अधिक बुद्धिमान हो, चाहे आप अधिक बलवान हो, आप गुलाम बनेंगे, वो आपके शासक बनेंगे। याद रखना, ये यहाँ की रीत चल रही है। 90 विद्वान एक तरफ हो और 90 मूर्ख एक तरफ हो, उसमें एक मूर्ख की यदि वृद्धि हो जाए या एक विद्वान वहां मूर्खों में जाकर मिल जाए तो शासन कौन करेगा? तो 90 मूर्ख करेंगे, विद्वान 90 नहीं करेंगे। याद रखिए। इसलिए इस भ्रांति से मुक्त होइए, अपने आप को संभालिए। अपने राष्ट्र को संभालने के लिए आपकी ड्यूटी है। मुझे एनी बेसेंट की एक बात हमेशा याद रहती है, जब उसने 1917 में भारत की जो कांग्रेस की प्रेसिडेंट बनी, तो उसने एक बात कहा था अपने व्याख्यान में इलाहाबाद में, वो मुझे अब तक स्मरण है उसके लेख, यदि इस देश से मुसलमान चले जाएं तो भारत भारत रहेगा,
यहाँ पर अंग्रेज आए हैं, वो यहाँ से चले जाएंगे तो भारत भारत रहेगा, लेकिन जिस दिन यहाँ से हिंदुओं का बहुमत समाप्त हो जाएगा उस दिन भारत भारत नहीं रहेगा, याद रखिए। इसलिए इस समय विश्व की स्थिति बड़ी दुखद है, आपके सामने बहुत बड़ी चुनौती है, और दुनिया में केवल आप ही का देश ऐसा देश है जो उस भयंकर अज्ञान से मुक्त है और अभी अपने आप में सजग है। इसलिए अपने आप को संभालिए और अपने बच्चों को सही दिशा प्रदान करने के लिए अच्छे संस्कारों से युक्त शिक्षा प्रदान करने में सहयोग दीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत सी बातें मैंने आपसे कही है, विश्वास है आप इस पर चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, और मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद, अनंत मंगल कामनाएं आप सबके प्रति, उन छोटे बच्चों के प्रति, और विशेष रूप से यहाँ की अध्यापिकाओं ने जितनी मेहनत की है उनकी प्रशंसा जितना मैं करूँ कम है, और मैं ब्रह्मविद्या को कुछ कह ही नहीं सकता, लेकिन तो मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद। ऐसे रातों दिन मेरे सारे शिष्य श्रम में लगे रहते हैं, और हम जानते हैं कि संन्यास एक ज्ञान का प्रतीक है, उसके साथ श्रम होना ही चाहिए। यदि श्रम रहित संन्यास है तो भगवान गीता में जो कहते हैं कि वो केवल मिथ्याचार है। इसलिए गीता हमारा मूल आधार ग्रंथ है, उसमें वर्णित जो कर्म योग है हमारी प्रक्रिया है, उसमें वर्णित जो ज्ञान योग है हमारा जीवन है। इसलिए यहाँ जो कुछ हो रहा है ये आपके श्रम का परिणाम है। इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हरि ओम।